हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग जो अपना वेब सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग आईएससी फिजिक्स का लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज. और ये टॉपिक जो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हम लोग करेंगे आज फॉर द ईयर 2008. ठीक. एंड जैसे बताया है कि हम लोग बैकवर्ड चल रहे हैं, ठीक है? 2019 से बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है? इसलिए आपको अगर इस प्लेलिस्ट का, इस वेब सीरीज का अगर बेस्ट फायदा उठाना है तो 19 से शुरू कीजिए. लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक ठीक. तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं अपना. तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या बोला है a wire of resistivity Y is stretched uniformly so that its length of the wire becomes 4 times what is the new resistivity assuming no temperature change occurs here. मतलब इस प्रोसेस में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है. समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है? सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो वाई है एंड इसका लेंथ इनिशियली मान लेते हैं एल है. ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है. और फिर बाद में क्या किया गया है, इसको स्ट्रेच कर दिया गया है. स्ट्रेच करके इसका लेंथ कर दिया गया है 4 गुना. ठीक है. तो बोला है कि अब रेजिस्टिविटी क्या होगा ये बताओ भैया. समझ में आया? समझ में आया. ठीक है. आपको पता है ना क्या होगा? पता है ना? अच्छा, आपको पता है ये रिलेशन R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये रिलेशन कैसे आता है पता है आपको? यह रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए. हम लोग ये लिखते हैं ना, सोल्यूशन नहीं कर रहे, हम सोल्यूशन नहीं कर रहे, समझा रहे आपको. हम लोग लिखते हैं ना R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L बाई ए. एंड फॉर अ गिवन मटेरियल इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी रो. ये तो मतलब फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल जाता है मेरे को. ठीक है. अब देखो भैया, मटेरियल चेंज हुआ? मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बस क्या किया गया, उसको स्ट्रेच कर दिया गया. अब जब स्ट्रेच किया गया है एंड बोल दिया गया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो अगर इसका रेजिस्टिविटी Y है तो इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा? Y तो रहेगा. स्ट्रेच करने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है. रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए, वो कैसे चेंज हो सकता है? नहीं. तो सॉल्यूशन क्या होगा? रेजिस्टिविटी रिमेन्स the same as it depends on the nature of the material. उसका साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता है, बस नेचर पे डिपेंड करता है. शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या बोला है? सिंपली बोला है शो ग्राफिकली हाउ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम वैरीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो मेटल कुछ भी है सब्सटेंस है उसके लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हम बता दे बस क्या होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। मतलब कि सिलिकॉन एंड germanium are actually semiconductors hence क्या होता है, hence the resistance decreases with इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इनवर्सली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। पर मेटल्स के लिए क्या होता है, मेटल्स के लिए वो इंक्रीज करता है। एंड कुछ और सब्सटेंस है इसके लिए इंक्रीज नहीं होते, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटिन। याद आया, बस वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बोला गया है अ गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। भैया हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है जिसका मैग्नीट्यूड 100 ओम है, ठीक। एंड a scale having 100 divisions, full stop, have dimensions, have a current sensitivity of 25 microampere per division. How to convert it into an ammeter of range 0.5 ampere? क्या बोला है, a galvanometer with coil of resistance 100 ohm and a scale having 100 divisions have a current sensitivity of 25 microampere per divisions. How to convert it into an ammeter of range 0 to 5 ampere? मतलब मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कराना है एमीटर से, 5 एम्पियर। इजी आता है, गुड। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, परफेक्ट, ओके। एंड आपको यहां पर बोला है कि इस गैल्वेनोमीटर में 100 डिविजन्स है एंड करंट सेंसिटिविटी है 25 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब कि 25 माइक्रो एम्पियर करंट चाहिए एक डिवीजन करने के लिए, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करने में कितना करंट लगेगा, समझ में क्या बोल रहे हैं। 25 माइक्रो एम्पियर करंट लगता है एक डिवीजन के लिए, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना करंट लगेगा, 100 डिविजन्स इनटू 25। यहां से मिल जाएगा आपको मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट मिल जाएगा, ठीक। और बाकी कुछ है, और ये मैक्सिमम करंट जो मुझे फ्लो कराना है आई 5 एम्पियर है, तो बाकी तो हो ही गया, और चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। ऑब्वियसली ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप अगर कर लो खुद से कर लो, ठीक है। क्या तरीका है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, सिंपली अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जो छोटा इन मैग्नीट्यूड हो, ये जो नया डिवाइस बन जाएगा ये हो जाएगा मेरा एमीटर, और ये जो इसको शंट बोलते हैं, शंट क्या है, लो रेजिस्टर, लो रेजिस्टेंस, एस फॉर शंट, SHUNT, शंट, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या बोला है, गिवन जी का वैल्यू दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड IG हो, अच्छा यहां से करंट आएगा I, यहां से कुछ करंट फ्लो करेगा IG, और यहां से कुछ करंट जाएगा I माइनस IG यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर टोटल करंट I आ रहा है, यहां से IG जाएगा, तो यहां कितना जाएगा I माइनस IG, ठीक।
ठीक, IG कौन सा करंट है? मैक्सिमम करंट टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 100 डिवीजन 25 इंटू 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब ये हो गया 2500 माइक्रो एम्पियर। सही सही, ये हो गया IG। ठीक है, S तो मुझे निकालना है, I दिया हुआ है। I होता है कि एमीटर से मुझे मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कराना है, 5 एम्पियर, मैक्सिमम वही है। I होता है 5 एम्पियर। अब बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक, माइक्रो को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर आता है 10⁻⁻6। ठीक ठीक, अब वही है, here G and S are in parallel। और अगर पैरेलल में तो बेसिक हमें वही पता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट है IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। सही है, ठीक है ना। तो फाइनली S का वैल्यू क्या हो जाएगा? S हो जाएगा G IG बाई I माइनस IG। ठीक, हम IG को नीचे ला दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? G बाई I बाई IG माइनस 1। ठीक, क्लियर है ना? सिंपल लग रहा है, ठीक है ना जी? क्या किया है? सिंपली इसको, हाँ ठीक है एकदम, इसको इसे डिवाइड किया डिनोमिनेटर्स लाके, ये आ गया। अब ये G का वैल्यू पता है कितना है? 100। और I बाई IG, I है 5, यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, I बाई IG कितना हो जाएगा? I है 5 और ये है 2500 इंटू 10⁻⁻6। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻6 बाई, ये कैंसिल होगा, नीचे आएगा 500। अगर 500 है, इसको लिखते हैं अगर हम 1000 इंटू 10⁻3, तो माइनस कर लो 5 से, तो 2 आ जाएगा 2 इन 2000 आ जाएगा। कितना आ गया? आ जाएगा 2000 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 100 बाई 1999। बस हो गया, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, इतना ओम, मतलब कि अगर हम ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दें तब ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर है ही आपके पास, इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। एक और बात, हाँ ये देखो, ये कैलकुलेशन जो हम किए हैं ये अपना हिसाब से किए हैं हम। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको इसको नीचे लाने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्या बोला है? बोला गया है सिंपल भाषा में, फॉर अ गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये एक सिंपल सा सर्किट दिया हुआ है और बोला गया है कि भैया किरचॉफ लॉ यूज करके आप सिंपली बताइए ये जो 3 रेजिस्टर्स है इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक ठीक, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, लास्ट टाइम कर लेते हो। ठीक है, इसके बाद से नहीं कराना है, इसके बाद बस समझा देंगे आपको। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग कर ले साथ में। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ना ही कोई करंट का डायरेक्शन है, ना ही कोई नामकरण किया हुआ है, तो ये चीज आपको खुद से करना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड नामकरण आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, ऐसे लिखिएगा, द गिवन सर्किट कैन
be the given circuit is redrawn using Kirchhoff's current law, determining the direction and magnitude of current as below. आप क्या करोगे, आप ये एग्जामिनेशन आंसर शीट पे ये सेम डायग्राम बनाओगे, इसको नामकरण कर दोगे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एंड साथ ही साथ इसको भी नामकरण कर देंगे, इसको R1, इसको E1 देंगे हम, और सिंस ये E1 R1 है इसको हम E2 देते हैं, अब सिंस इसको E2 इसको R2 दे रहे हैं, और ये R3, ठीक ठीक। फर्स्ट काम, नेक्स्ट कर्चॉफ्स करंट लॉ यूज करके मैग्नीट्यूड देना है एंड डायरेक्शन देना है, देते हैं। देखिए भैया, ऊपर पॉजिटिव बैटरी है, मान लेते हैं यहां से करंट I1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट I1 जाएगा, ठीक है, ये करंट अगर I1 यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से कितना एंटर किया होगा, I1 एंटर किया होगा, मतलब इस लाइन में I1 एंटर किया होगा, ठीक, सिंपल सा लॉजिक है ना भैया। यहाँ से करंट I1 अगर निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो कितना घुसा होगा, I1। सिमिलर इसका भी कर लेते हैं, ऊपर है इसको I2, यहाँ भी I2 गया होगा, यहाँ से भी I2 गया होगा, यहाँ भी I2 गया होगा, तो यहाँ भी इधर I1 गया होगा, यहाँ से करंट I1 आया, यहाँ से करंट I2 आया, यूजिंग कर्चॉफ्स करंट हम बोल सकते हैं दोनों करंट साथ में मिलकर इधर जाएगा, इधर जाएगा I1 प्लस I2। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल सा सर्किट डायग्राम। आप अगर एरो का डायरेक्शन अलग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अगर हम उसको रिवर्स कर दें, ऐसे लेते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। पर अगर डिफरेंस का फर्क हो सकता है, डिफरेंस का फर्क हो सकता है, ठीक है, साइन का डिफरेंस का फर्क हो सकता है, बस डिफरेंस ऑफ साइन का फर्क हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस कर्चॉफ्स कितना कितना अननोन वेरिएबल्स है, I1 और I2, बस दो अननोन वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन बनाते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखा है, अप्लाइंग APPLYING Kirchhoff's voltage law to the CLOSED closed loop, ऐसे अप्लाई करेंगे हम, ABEFA क्लोज लूप, ABEFA in clockwise, ठीक ठीक। तो क्या होगा, प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs। और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर करंट डायरेक्शन मैच कर गया तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। क्या हुआ, रेजिस्टेंस है R3 इंटू कितना करंट फ्लो कर, I1 प्लस I2, मतलब होगा R3 इंटू I1 प्लस I2, पर R3 वाला पता है, तो डायरेक्टली लिखो ना, 4I1 प्लस I2, ठीक ठीक, प्लस मैच कर गया, I1 का डायरेक्शन से मैच कर गया, पॉजिटिव लेंगे, I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस 2I2 प्लस 2I1, और कुछ है रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ बोला नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे नहीं हम, ये और कुछ है नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को हिट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कितना हो गया, 4I1 प्लस 2I1, 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4, ठीक ठीक है ना। अब नोटिस कीजिए, ये 6 4 4 है, तो दोनों को हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, और ये बन गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा, ठीक है। ये लूप ABEF में किए थे, अब मुझे एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो मुझे एक और लूप यूज करना पड़ेगा, हम ऐसे यूज करेंगे, पुचुक पुचुक
तो लूप क्या है? सी बी ई डी सी, सी बी ई सी डी, सी बी ई डी सी। ठीक ठीक, अप्लाई करते हैं। यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, i1 प्लस आई टू इंटू 4, तो हो जाएगा 4 i1 प्लस आई टू, ऐसे जाएगा i2 इंटू 12 प्लस 12 i2 प्लस 12 i2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2 इंटू 6। ठीक है, ये बन जाएगा 4i1 प्लस 4 प्लस ये 16i2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 12 प्लस 4 16, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा, 12 प्लस 4 16, 4i1 इक्वल टू 6। ठीक है, 6 ठीक है। अच्छा, यहाँ भी फैक्टर ऑफ 2 है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, विच इंप्लाइज बोल सकते हैं, यहाँ लिखते हैं विच इंप्लाइज, अगर इस इक्वेशन को हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, कितना आ जाएगा? ट्वाइस i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 2 बना मेरा। सही है, सही है। नोटिस कीजिए, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। कैसे किया जाए? हम i2 को, दो अननोन इक्वेशन, आप सॉल्व तो करना आता है ना, बस सॉल्व कीजिए खुद से, मेरे को क्या देख रहे हैं। हम इस इक्वेशन ऐसे ये परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मिंग, आप खुद से ट्राई कीजिए, परफॉर्मिंग 2 इंटू i1 माइनस i2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 6i1 प्लस 4 से करना पड़ेगा, तब जाके 8 मैच करेगा। हाँ, 4 से करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 12 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 4 2 8। अब इसको लिखो, ट्वाइस i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 3। ठीक, माइनस कर दीजिए, टक टक टक, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, वही है बस। 10i1 is equals to 1, which implies i1 is equals to 1 by 10, which is equals to 0.1 एम्पियर आंसर। ठीक है, ठीक है। तो i1 का वैल्यू मिल गया। अब ये i1 का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए, किसे पुट किया जाए? इसी में पुट कर देते हैं। किसमें? इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। यूजिंग i1 is equals to 1 by 10 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 में यूज करें। अरे कोई भी यूज करो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। 3 इंटू 1 by 10, 3 by 10 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2। ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 2i2 हो जाएगा 2 माइनस 3 by 10 मतलब 20 माइनस 17। अरे वाह, तो फंसा दिए भैया। एक सेकेंड रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ा दिए का हम? लग रहा है कुछ गड़बड़ा दिए, लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है भैया। एक सेकेंड, हाँ 4i1, एक सेकेंड, क्या कुछ गड़बड़ कर, क्या गलती हुआ है भैया? ओ हो, इस जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आएगा ना, धत 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 धत, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हाफ, which is equals to हाफ एम्पियर। गलती होती है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, धत छी 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 छी, ये हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, मेरा हाफ वैल्यू हम किसमें यूज करेंगे? इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। यूजिंग i1 is equals to हाफ इन इक्वेशन 2, तो हाफ की जगह यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू i2 1 प्लस 8i2 इज इक्वल्स टू 3, विच इम्प्लाइज 8i2 इज इक्वल्स टू 2, विच इम्प्लाइज i2 इज इक्वल्स टू 2 बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 एम्पियर। फाइनली खत्म कहानी। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली रिजल्ट के नाम पे क्या मिला? रिजल्ट के नाम पर मिला देयरफॉर करंट थ्रू R1 कितना है? 2 ओम। कितना फ्लो कर रहा है?
I1 कितना है, हाफ एम्पियर, ठीक। करंट थ्रू R2 कितना है, R2 12 विच इज इक्वल टू I2 1/4 एम्पियर, ठीक ठीक। देखो करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 जो है 4 ओम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 3/4 एम्पियर, ठीक है। 3/4 2/2 को मैं जो बोला 4, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बस एक हल्का सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब आप देख रहे हो, प्लीज नोटिस कीजिएगा बात को, कि अब आप देख रहे हो कि अब ऑलमोस्ट जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है ना वो सारा कवर अप कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। जितना टाइप ऑलमोस्ट सारा कवर अप कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो चलिए हम आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।